Capitane. Attenzione! वेलकम बैक रॉकेट्स। आज हम लेकर आए हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है याकामोज S245। तो चलिए इसका पहला पार्ट देखते हैं। इस पार्ट की शुरुआत एक मिलिट्री रिसर्च सेंटर में होती है। एक लेफ्टिनेंट मिलिट्री सैटेलाइट्स का इंस्पेक्शन कर रही होती है। तभी कुछ बड़े एबनॉर्मल वेव्स पृथ्वी की ओर आ रहे होते हैं जो अपने रास्ते की सभी सैटेलाइट्स को तबाह कर देते हैं। लेफ्टिनेंट को विश्वास ही नहीं होता कि ये हो क्या रहा है और वो अपने कैप्टन को इन्फॉर्म करती है, लेकिन कैप्टन कहता है कि अगले 24 घंटों के लिए तुम जो कुछ भी देखोगी उसे अनदेखा कर देना। अब लेफ्टिनेंट को शक होने लगता है और उसे लगता है कि वेव्स धरती के लिए बहुत खतरा बनने वाली है। फिर अरमान नाम के एक स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर को दिखाते हैं जो एक सबमरीन इंजीनियर भी है। वो टर्की की किसी कोस्ट में एक सिंपल सी लाइफ जी रहा होता है। एक सुबह उससे मिलने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड विक्टोरिया आती है। विक्टोरिया एक मरीन बायोलॉजिस्ट है जो इंसलिक एयरबेस की गहराइयों में सबमरीन डाइविंग करने जा रही है। वो 5 लोगों की एक टीम के साथ जा रही होती है और उसने अपने लिए स्पॉन्सर भी ढूंढ लिया है, लेकिन उसे एक सबमरीन और एक टीम की जरूरत है। जब अरमान को पता चलता है कि उसके पापा ही इस ट्रिप के स्पॉन्सर हैं, तो वो विक्टोरिया के साथ जाने से इनकार कर देता है। दरअसल अरमान अपने पापा से बहुत नफरत करता है। अगले दिन अरमान इस बारे में दोबारा सोचता है और डिसाइड करता है कि वो इस एक्सपीडिशन में जरूर जाएगा। जब वो विक्टोरिया को बताने जाता है तो वहाँ विक्टोरिया का फियांसी फ्रेडी होता है। वो भी इनके साथ जाने वाला है, लेकिन वो शिप में ही रहकर टेक्निकल बातों का ध्यान रखेगा। अरमान को उसके साथ बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाता। वहाँ लेफ्टिनेंट उन वेव्स को लेकर बड़ी परेशान होती है कि न जाने ये क्या करने वाली है, और फिर वो अपनी माँ को फोन करके बताती है कि कल सुबह सूरज निकलने पर कुछ बुरा होगा, इसीलिए आप सब किसी अंडरग्राउंड में जाकर सेफ रहना। तभी वहाँ पर 2 सोल्जर आते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट किसी तरह बचकर अपनी कार में वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि विक्टोरिया का सबमरीन प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। उसकी टीम में है फ्लेक्स जो एक फॉरनर है, फिर अरमान का बेस्ट फ्रेंड बेंसन और एक कॉलेज स्टूडेंट जिसका नाम है राइना। सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं कि वो कोई खतरनाक काम करने जा रहे हैं और वे सभी फ्रेडी और कैप्टन के साथ शिप में वहां से निकलते हैं। एयरबेस पहुंचने पर फ्रेडी विक्टोरिया को गुड बाय कहता है और 5 लोगों की टीम सबमरीन के अंदर चली जाती है। कैप्टन विक्टोरिया से कहता है कि ईस्ट एशिया में सनराइज की वजह से कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन विक्टोरिया कहती है कि उससे यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, टेंशन मत लो। ये कहकर वे सबमरीन के नीचे जाने लगते हैं। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है और वे 12 घंटे बिना किसी प्रॉब्लम के समुद्र की गहराइयों में जा रहे होते हैं। अचानक अरमान नोटिस करता है कि समुद्र कुछ ज्यादा ही ब्राइट दिख रहा है। वो हैरान होता है क्योंकि वे एफोटिक जोन में होते हैं जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती है। अब अरमान सबमरीन को सरफेस की ओर चलाने लगता है और अनाउंस करता है कि ये ट्रिप खत्म हो गई है। कुछ घंटों बाद वे सरफेस पर पहुंचते हैं, लेकिन बाहर की शिप के साथ सबमरीन का कनेक्शन टूट जाता है। फिर अरमान चिल्लाकर फ्रेडी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब और कोई रास्ता न पाकर फ्लैक्स सबमरीन को शिप की ओर लेके जाता है और अरमान एक रस्सी से शिप पर चढ़ जाता है। फिर विक्टोरिया भी शिप में आती है। दोनों पूरा शिप तलाशते हैं, लेकिन फ्रेडी और उसके क्रू कहीं नजर नहीं आते। फिर कंट्रोल रूम में वो फ्रेडी का एक वीडियो देखते हैं। वो घबराया हुआ एक्सप्लेन करता है कि सनराइज की वजह से दुनिया के कोने कोने में हर सेकंड कई लोग मर रहे हैं और एशिया के लगभग सभी लोग मर चुके हैं। फ्रेडी और उसकी टीम पास के आइलैंड के एक बंकर में छुपे होते हैं क्योंकि वहां सूरज की रोशनी नहीं आ सकती। अरमान और विक्टोरिया शिप में जरूरी चीजों को लेकर सबमरीन में लौट आते हैं। फिर वे उसी आइलैंड की ओर जाते हैं जहां सेफ बंकर्स हैं। कुछ देर बाद वे समुद्र तट पर पहुंचकर सबमरीन को डॉक करते हैं और कुछ ही मीटर की दूरी पर एक बड़ा सबमरीन दिखता है। उसमें से कुछ सोल्जर्स बाहर आते हैं। वहां का कैप्टन और अरमान यहाँ हो रही घटनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। वहां एक भी इंसान नजर नहीं आता। उन्हें लगता है कि सभी लोग बंकर के अंदर सेफ हैं। वे सिचुएशन की तह तक पहुंचने का फैसला करते हैं। अचानक विक्टोरिया के सैटेलाइट फोन पर एक वीडियो मैसेज आता है। उसमें फ्रेडी एक बंकर की ओर भाग रहा होता है और बैकग्राउंड में कई लोग इधर उधर भागते हुए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को गले लगा रहे होते हैं। सोल्जर्स कई टीम में डिवाइड होकर सर्वाइवर्स की तलाश में सिटी की ओर निकलते हैं। अरमान, विक्टोरिया और कमांडर बंकर की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उन्हें हर तरफ सिर्फ लाशें लाशें मिलती हैं। उनके शरीर पर कोई घाव नहीं होते, लेकिन उनकी जीभ जली भी होती है। ऐसा लगता है जैसे वे अंदर ही अंदर जलकर मर गए हों। फिर वे एक चर्च में पहुंचते हैं जहां बड़ी तादाद में लाशें पड़ी होती हैं। कई लोग एक दूसरे से गले मिलकर पड़े हुए होते हैं और कुछ लोग शायद प्रेयर करते वक्त ही मर गए थे। विक्टोरिया फ्रेडी के जिंदा रहने की उम्मीद ही खो चुकी होती है। तभी एक सोल्जर बताता है कि बैंक के सेफ में कोई आदमी जिंदा है, लेकिन उस आदमी का शरीर अंदर से जल चुका है और किसी भी वक्त तो मर सकता है। अरमान उससे पूछता है कि बंकर कहाँ है, लेकिन वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता। उस आदमी की बुरी हालत देखकर कमांडर को उस पर बहुत तरस आता है और उसका दर्द कम करने के लिए वो उसको शूट ही कर देता है। वो चीफ से बात करता है और दोनों 30 मिनट के अंदर सबमरीन में लौटने का फैसला करते हैं। अब फ्रेडी को ढूंढने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। अचानक विक्टोरिया उस जगह को पहचान लेती है जहां से फ्रेडी ने उसे वीडियो भेजा था। वो और अरमान फिर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ बैंक में सोल्जर्स करेंसी नोट की गड्डियां उठा लेते हैं और तब चीफ इंजीनियर आकर उनको रोकता है।
अचानक सेफ का डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है और बाहर से एल्टन नाम का सोल्जर उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से कोई भी सेफ का सीक्रेट कोड नहीं जानता। एल्टन के पास अब और कोई रास्ता नहीं होता और वो अपने साथियों को वहीं मरने के लिए छोड़कर सबमरीन में लौट आता है। फिर उसे अरमान पर गुस्सा आता है क्योंकि उसी की टीम की वजह से वे आइलैंड पर आए थे। यहाँ डॉक में रायना के फोन पर सिग्नल आ जाता है और वो इस अनहोनी के बारे में एक न्यूज आर्टिकल देखती है। उसमें बताया जाता है कि 11 साल में एक बार सूरज का पोलराइजेशन चेंज होता है। इस तरह होते होते उसका परिणाम कम होता गया। इसी वजह से हाल ही में हुई पोलराइजेशन से एक शिफ्ट हुई और बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रेडिएट हुई। इसी की वजह से बड़ी तादाद में इंसान और बाकी जीव जंतु मारे गए। उस आर्टिकल की लिखाई बहुत ही अस्पष्ट और मुश्किल होती है, जिससे रायना को लगता है कि इस आर्टिकल का राइटर बहुत जल्दी में था। कुछ देर बाद अरमान और विक्टोरिया बंकर पर पहुंचते हैं और अंदर भागते हैं, लेकिन लगता है वहाँ की मोटी दीवारें भी लोगों को बचा नहीं पाई। कई लोगों की लाशें नीचे पड़ी होती है। अब विक्टोरिया डर के मारे अपनी सांस रोककर हर लाश को देख रही होती है। आखिर वो फ्रेडी की लाश को देख लेती है और एकदम टूट जाती है। फ्रेडी के पास उसका फोन होता है जिसमें उसने विक्टोरिया के लिए एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया था। उस मैसेज में उसने खुशी खुशी बताया था कि सूरज के निकले हुए 5 मिनट हो गए हैं और यहाँ किसी को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और आखिर में मर जाता है। फिर उसकी चीखें उस जगह को हिला देती है। अरमान ऑडियो को पॉज करने की बहुत कोशिश करता है और आखिर टेंशन में फोन ही तोड़ देता है। लेकिन विक्टोरिया के पास फ्रेडी को ठीक से दफनाने का वक्त भी नहीं होता और वे जल्दी से डॉक की ओर डाइव करने लगते हैं। जब वे डॉक पर पहुंचते हैं तो सबमरीन पानी के अंदर जाने के लिए तैयार होता है। कमांडर उन्हें अंदर नहीं आने देता, लेकिन चीफ कहता है कि उन्हें अंदर आने दो। वे रियलाइज करते हैं कि यहाँ चीफ के अलावा उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता। सोल्जर्स को उनसे सख्त नफरत होती है और वो विक्टोरिया की टीम से टॉयलेट साफ करवाते हैं। फिर सोल्जर्स उन्हें धमकाते हैं कि अगर तुम लोगों को सेफ रहना है तो हमसे दूर रहा करो। अब गहराइयों में जाते जाते सबमरीन बहुत हिलने लगती है। सब घबराए हुए होते हैं क्योंकि वे इस बारे में ज्यादा नहीं जानते। ऊपर से चीफ इंजीनियर बैंक सेफ में फंसकर मारा गया था और अब इनके ग्रुप में कोई स्किल्ड इंजीनियर नहीं है। तब अरमान पता लगाता है कि सबमरीन के हाइड्रोलिक्स में प्रॉब्लम है और वो उसको ठीक भी कर देता है। अब इससे इंप्रेस होकर चीफ अरमान को चीफ इंजीनियर बना देता है। हालांकि कमांडर इस बात से खुश नहीं है, लेकिन वो चीफ के खिलाफ नहीं होता। अब विक्टोरिया की टीम लिविंग क्वार्टर्स को साफ कर रही होती है। इस मुश्किल समय में भी वो हंसी मजाक करते हुए अपना काम करते हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे होते हैं। फिर उनकी खुशी में आग लगाने एल्टन आ जाता है और उन पर गालियों की बरसात करता है। जब ये लोग उसे रोकते हैं तो वो बेंसन पर अटैक करता है। अब तंग आकर विक्टोरिया चीफ से कंप्लेंट करती है। चीफ प्रॉमिस करता है कि मैं एल्टन को समझाऊंगा, तुम्हारी टीम की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। अब लिविंग क्वार्टर्स में एल्टन अपने साथियों के साथ छुपकर शराब पी रहा होता है। उनके कुछ कैरेंट फूड आइटम्स गायब होते हैं। एल्टन को लगता है कि विक्टोरिया ने उनको चुराया होगा, इसलिए वो नशे में विक्टोरिया को डांटने लगता है। तब ऑपरेशन ऑफिसर ओलिविया, जो चीफ की बेटी है, वो एल्टन को रोकती है, लेकिन एल्टन चुप नहीं रहता और सभी सोल्जर्स को अरमान और उसकी टीम के खिलाफ भड़काता है। वो जिद करता है कि अरमान की टीम को सबमरीन से बाहर फेंक देना चाहिए। फिर चीफ उसे डांटता है कि लिविंग क्वार्टर्स में शराब और कैरेंट फूड मना है, फिर भी तुम रूल्स के अगेंस्ट ये सब कुछ क्वार्टर में लेके आए। सबसे पहले तो तुम्हें बाहर फेंकना पड़ेगा। इस पर एल्टन जरा चुप हो जाता है। तब अरमान आकर सिचुएशन को काबू में लेता है और बताता है कि इन हालात में हमें जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। शायद हम आखिरी ह्यूमंस हैं जो इस धरती पर जिंदा हैं, इसलिए हमें मिलजुल कर रहना होगा। अब उसकी सुलझी हुई बात सुनकर कमांडर को उस पर और उसकी टीम पर विश्वास होने लगता है। फ्लेक्स देखता है कि लिविंग क्वार्टर्स में एक सोल्जर बहुत केयरलेस ढंग से हैंड ग्रेनेड लेके जा रहा है। अब फ्लेक्स घबराकर सबको इन्फॉर्म करता है। इस पर चीफ और दूसरे लोग लिविंग क्वार्टर्स की ओर भागते हैं। वो सोल्जर ग्रेनेड हाथ में लेकर स्माइल करता है। दरअसल इस नेचुरल डिजास्टर में उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है और इस वजह से वो बहुत ही स्ट्रेस में होता है और ठीक ढंग से सोच भी नहीं पाता। उसे लगता है कि सबमरीन के सभी लोगों को मर जाना चाहिए ताकि वे स्वर्ग में अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश रह सकें। फिर चीफ उसे समझाता है, लेकिन वो समझने की हालत में नहीं होता। आखिर चीफ के पास दूसरों को बचाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता और वो सोल्जर के साथ कमरे में जाकर लॉक कर देता है। ग्रेनेड फटता है और इस वजह से सोल्जर और चीफ दोनों मर जाते हैं। अब कुछ देर बाद सोल्जर्स एक्सप्लोजन से हुए धमाके को ठीक करते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वाटर प्रेशर की वजह से कंट्रोल रूम के फ्लोर का होल बंद नहीं होता। इसे बाहर से ही बंद किया जा सकता है। ओलिविया अरमान की मदद करने को तैयार हो जाती है, हालांकि वह अभी भी अपने पिता की मौत के सदमे से बाहर नहीं आई है। फिर वो दोनों स्विम करके डैमेज स्पॉट पर पहुंचते हैं। अरमान होल पर वेल्डिंग करता है और ओलिविया फ्लैशलाइट दिखाती है। तभी एक बड़ी फिश ओलिविया को अटैक कर देती है और उसका नेकलेस जो उसके पापा ने उसे गिफ्ट किया था वो गिर जाता है। वो नेकलेस को ढूंढने जाती है, लेकिन सबमरीन को मिस कर देती है। अब अरमान उसको ढूंढने जाता है और अब दोनों ही सबमरीन खो चुके हैं। तब सबमरीन का इलेक्ट्रिक सिस्टम ठीक हो जाता है और उसके लाइट्स को फॉलो करके वे सबमरीन तक पहुंच जाते हैं। अरमान ओलिविया से कहता है कि बाहर जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना, वरना सबसे डांट पड़ेगी। अब सब खुश होते हैं कि दोनों ठीक हैं और अब होल भी बंद हो गया है। सबमरीन के अंदर पानी का लेवल भी कम हो जाता है।
फिर अगली रात वे फूड आइटम्स वगैरह रिफिल करने और सूरज के बारे में पता लगाने के लिए आर्मी बेस पहुंचते हैं। बेंसन को कोई टास्क नहीं दिया गया है, इसलिए वो हिल टॉप पर चढ़कर सिटी का व्यू देखता है। पूरी सिटी जलकर राख हो गई होती है। वो अपनी फैमिली के बिना खुद को अधूरा महसूस करता है और उसके जीने की चाह धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। फिर कमांडर और दूसरे सोल्जर्स इमरजेंसी रूम में अपने साथियों को मरा हुआ पाते हैं। लगता है मरने से पहले वे बचने का कोई प्लान बना रहे थे। वे उन सोल्जर्स को पूरी इज्जत के साथ दफनाते हैं और वहाँ की फूड आइटम्स और बाकी सप्लाईज ले लेते हैं। अब अरमान रियलाइज करता है कि फूड आइटम्स अपना टेस्ट खो चुके हैं और शायद सूरज की तेज रोशनी से उनके अंदर का सारा न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गया है। तभी एक आवाज आती है और वे उसको फॉलो करते हैं। दूसरी ओर विक्टोरिया और बेंसन आर्मी बेस हेल्थ सेंटर में मेडिसिन और विटामिन्स की तलाश कर रहे होते हैं। फिर बेंसन एक दवा उठाकर खा लेता है और उसको नशा हो जाता है। फिर सबमरीन के अंदर फ्लैक्स अरमान को बताता है कि इस डिजास्टर से पहले उसकी लाइफ कैसी थी और अब कैसी हो गई है। वो कहता है कि उसका सिल्वर फ्लैशलाइट खो गया है और वो उसे ढूंढने के लिए लिविंग क्वार्टर्स में जाता है। तभी कोई इसको धक्का देकर भगाता है। इस वक्त फ्लैक्स और अरमान के अलावा सबमरीन में और कोई नहीं है, इसीलिए फ्लैक्स को शक होता है और वो उसको फॉलो करता है। इतने में दूसरे सोल्जर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस अजनबी को घेर लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। कौन है ये अजनबी और ये लोग कितने दिन सूरज की तेज रोशनी से जिंदा रहे, ये सब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। दोस्तों इस सीरीज का पहला पार्ट अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बाकी मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।